जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 2 जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। जिसमें लास्ट क्लास तक अभी तक हमने भारतीय संविधान में दिए गए 5 मौलिक अधिकारों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिया है। आज हम चल रहे हैं भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक, भारतीय संविधान का वो अधिकार जो भारतीय संविधान के सभी मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने का काम करता है, जिसे हम कहते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। और इसे बाबा साहब अंबेडकर ने हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा है क्योंकि यह अधिकार हमारे सभी अधिकारों को सुरक्षित करने का काम करता है और इस अधिकार के माध्यम से हमारे सभी संवैधानिक अधिकारों को न्यायालय की सुरक्षा प्राप्त होती है। इसीलिए इस अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की हृदय और आत्मा की संज्ञा बाबा साहब अंबेडकर ने दी है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो यह अधिकार आप समझ लेंगे तो आप भारतीय संविधान की एक रीढ़ की हड्डी को समझ लेंगे, आपके मौलिक अधिकारों की रीढ़ की हड्डी को समझ लेंगे कि आपके पास कौन से मौलिक अधिकार हैं और इन मौलिक अधिकारों के माध्यम से आप अपने जीवन को किस प्रकार से बेहतर बना सकते हैं। और इन मौलिक अधिकारों पर अगर कभी भी किसी भी प्रकार का खतरा आता है तो आप किस प्रकार से न्यायालय की सहायता लेकर अपने इन मौलिक अधिकारों को रिकवर करेंगे, कैसे पुनः प्राप्त करेंगे, इसका रास्ता यही वाला अधिकार आपका बताता है। यह अधिकार सच में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के हृदय और आत्मा है, क्योंकि यह अधिकार नहीं होगा तो आपके मौलिक अधिकारों को सुरक्षा नहीं मिल सकती है। यह बात आप समझ लीजिए। तो चलिए विस्तार पूर्वक समझते हैं और जानते हैं कि क्या है संवैधानिक उपचार का अधिकार और यह किस प्रकार से आपके मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने का काम करता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। इस बात से हर कोई सहमत होगा कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची बड़ी आकर्षक है, लेकिन अधिकारों की विस्तृत सूची देना ही काफी नहीं है। सिर्फ अधिकार दे देना ही काफी नहीं होता, उन अधिकारों को इंप्लीमेंट कराना, उन अधिकारों को लागू कराना सबसे बड़ी चुनौती होती है और उनकी सुरक्षा करना वो सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो भारतीय संविधान ने इन दोनों चीजों को सुनिश्चित किया है कि भारत का संविधान और भारत के नागरिकों को मिले मौलिक अधिकारों को भारत का संविधान अपने द्वारा बनाई गई संस्था न्यायपालिका के द्वारा सुरक्षित करे और भारत की जनता को उनका मौलिक अधिकार उपलब्ध कराती रहे और उनके अधिकारों में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आने पाए। इस चीज को सुनिश्चित करने का काम भारतीय संविधान स्वयं करता है अपने माध्यम से। ठीक, आगे सुनो। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे उन्हें व्यवहार में लाया जा सके और उल्लंघन होने पर अधिकारों की रक्षा की जा सके। सिर्फ देना भर काफी नहीं है, उन्हें लागू कराना और उल्लंघन होने पर न्यायोचित तरीके से न्याय उपलब्ध कराना सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है, ये बात जानो आप, ये सबसे बड़ी बात है। आगे सुनिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकते हैं। न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं। अगर गलती से भी आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आपको निचली अदालत का दरवाजा खटखटाने की कोई जरूरत नहीं है। आप भारत की सर्वोच्च अदालत सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं और भारत की दूसरे नंबर की सर्वोच्च अदालत उच्च न्यायालयों में जाकर अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं और अदालत इनकी सुरक्षा के लिए आदेश और प्रादेश जारी करेगी जिसे हम रिट कहते हैं। तो चलिए समझते हैं वो कौन कौन से रिट हैं जिन्हें जारी करके
न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करता है। तो पहला रिट आता है आपका, पहला रिट क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण वो अधिकार है जिसके अंतर्गत आपकी स्वतंत्रता को अगर प्रशासन बिना कारणवश आपको जेल में डालता है और न्यायालय के सामने नहीं प्रस्तुत करता वर्णित प्रक्रिया के द्वारा, तो फिर आप बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रयोग करके न्यायालय से में ये याचिका लगा सकते हैं कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय से मैं ये दरख्वास्त करता हूं कि उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए और उसकी गिरफ्तारी को सही ठहराया जाए। और अगर गिरफ्तारी का कारण सही नहीं है तो न्यायालय से ये दरख्वास्त है कि इस व्यक्ति को आजाद किया जाए। भाई, अगर किसी को भी गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे पहले उसका कौन सा अधिकार उससे छीन लिया जाता है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। तो इसीलिए जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो इसीलिए वर्णित प्रक्रिया क्या है कि 24 घंटे के अंतर्गत उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और फिर न्यायालय ये निर्धारित करेगा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी का कारण न्यायोचित है या अन्यायोचित है। वो निर्धारित करेगा कि इसे जेल भेजा जाना चाहिए या फिर इसे बेल दे देनी चाहिए। समझ में आई बात? लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को गिरफ्तार तो कर लिया जाता है लेकिन न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता। तब क्या करा जाए? तब इस चीज का प्रयोग किया जाता है। तब आप बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से न्यायालय से ये गुहार लगाते हैं कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी अनुचित है और उसे गलत कारणों से गिरफ्तार किया गया है। फिर न्यायालय आपकी याचिका का संज्ञान लेता है और फिर आपको उसी तरीके से वो आदेश जारी करता है। अगर आपने जय भीम पिक्चर देखी हो साउथ वाली तो आपको इसका सही सटीक उदाहरण देखने को मिलेगा, जिसमें उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है चोरी के इल्जाम में, परंतु उसने चोरी नहीं करी होती और फिर उसे जेल में इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि वो जेल में ही मर जाता है। चोरी नहीं करी और उसे वर्णित प्रक्रिया के अनुसार न्यायालय के सामने प्रस्तुत भी नहीं किया गया, बस उसे जेल में रखा जाता है और खूब मारा जाता है, खूब टॉर्चर किया जाता है और फिर उसकी पत्नी इसी अधिकार का प्रयोग करके उसकी खोजबीन प्रारंभ करवाती है और फिर क्या? फिर उसकी मृत लाश मिलती है ना? मृत लाश मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझिए कि ये अधिकार आपका सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। ये आपकी आजादी को सुरक्षित करने वाला अधिकार है और जब आप आजादी नहीं रहोगे तो आप क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो आजादी सबसे महत्वपूर्ण है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आपकी आजादी को सुरक्षित करने वाला अधिकार है। ठीक है, सुनो, आगे सुनो, पहले समझा देता हूं मैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। दूसरा है परमादेश। परमादेश क्या है? यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। समझ में आई बात? अब आपको मैं बता देता हूं, सरकारी अधिकारी जितने भी हैं उनका जनता के प्रति क्या है? उनकी जनता के प्रति जवाबदेही है और वो जनता की सेवा में लगे हुए हैं। और अगर किसी सरकारी अधिकारी के काम के कारण किसी सामान्य नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो फिर न्यायालय कौन सा आदेश जारी करता है? न्यायालय परमादेश जारी करता है कि तुम इस काम को करो, नहीं तो तुम अपना पद छोड़ दो। पद तुम्हारे लिए नहीं है, पद उसके लिए है जो सेवा करना चाहता है जनता की, और जिसके अंदर जनता की सेवा करने का सामर्थ्य नहीं है वो उस पद को त्याग दे। कोई जरूरत नहीं है आप जैसे अधिकारी का यहां रहने की। समझ में आई बात? तो परमादेश वो अधिकार है, परमादेश वो रिट है जिसके माध्यम से किसी भी सरकारी अधिकारी को
जब देखा जाता है कि उसके कारण किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो न्यायालय उस पर यह आदेश जारी करता है और उसे आदेश देता है कि बेटा तुम ये काम करो, तुम्हें इस काम करने की तनख्वाह मिल रही है, मुफ्तखोरी की नहीं। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा रिट क्या है? तीसरा है आपका निषेध आदेश। क्या है? निषेध आदेश। इन्हें याद रखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस पूरी किताब में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो यही वाला है सबसे महत्वपूर्ण, कि भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचार के अधिकार को बाबा साहब अंबेडकर ने क्यों कहा है? क्या हृदय और आत्मा, ऐसी पूछेंगे तो आपको बताना है। ठीक, आते हैं किस पर? निषेध आदेश पर। निषेध आदेश क्या है? जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करती है। साफ साफ पता चल रहा है कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता ये काम, फिर भी आप उस पर डिसीजन दे रहे हैं, तो उसे रोकने के लिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जो आदेश जारी करती है निचली अदालत को, उस आदेश को क्या कहते हैं? उस आदेश को कहते हैं निषेध आदेश। निषेध आदेश। अब आते हैं आपके चौथे पर। चौथा है अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रेक्षा, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं, तब न्यायालय अधिकार प्रेक्षा आदेश के द्वारा उसे पद पर कार्य करने से रोक देता है। समझ में आई बात? जब लगता है कि ये व्यक्ति इस पद पर बैठने के काबिल नहीं है, जैसे कि अभी हुआ था महाराष्ट्र में, वो जो आईएएस थी, ट्रेनी आईएएस, उन्होंने जब गलत किया तो, और उनके बारे में जब पता चला कि ये इन्होंने गलत तरीके से ये सारी चीजें करी है, तो उनको उनके पद से हटा दिया गया निलंबित कर दिया गया। तो इस प्रकार से न्यायालय किसी भी व्यक्ति को जो उस पद के काबिल नहीं है और उसे उसके पद से हटाने के लिए ये आदेश जारी करता है। अब आते हैं आपके पांचवें रिट पर, उत्प्रेष्ठ रिट। उत्प्रेष्ठ रिट, जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेष्ठ द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। मान लो मेरी हैसियत ये काम करने की नहीं है, फिर भी मैं ये काम कर रहा हूं, मेरे अधिकार क्षेत्र में ये काम नहीं आता, फिर भी मैं जबरदस्ती वो काम कर रहा हूं, तो न्यायालय जब देखता है कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है, फिर भी मैं इस पर काम कर रहा हूं, तो वो उत्प्रेष्ठा रिट जारी करके वो काम मुझसे, जिसके लिए है वो काम, उसको ट्रांसफर कर देता है। तो ये वो 5 रिट हैं जिनके माध्यम से आपके मौलिक अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। सभी से, आपके प्रशासन से, आपके शासन से, आपकी सरकार से, सबसे सुरक्षित करने का काम किया गया है इन 5 रिटों के माध्यम से। तो इन 5 रिटों को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये 5 रिट ही आपके मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने का काम करते हैं। ठीक है, आगे सुनो। बाद में इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय के अलावा कुछ और संरचनाओं का भी निर्माण किया गया। आपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आदि के बारे में सुना होगा। ये संस्थाएं क्रमशः अल्पसंख्यकों, महिलाओं और दलितों के अधिकारों की रक्षा करती है। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का भी गठन किया गया है। तो ये अन्य संस्थाएं हैं जो आपके मौलिक अधिकारों को और आपके अधिकारों को सुरक्षित करने का काम करते हैं भारत में। ठीक है, जैसे मानव अधिकार आयोग है, महिला आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति आयोग है, ये सारे वो संस्थान हैं जो आपके अधिकारों को सुरक्षित करने का काम करते हैं। ठीक, अब आते हैं दूसरे विषय पर। आज का दूसरा विषय क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या होते हैं ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व? देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो तत्व हैं जो सरकार को कुछ एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड करती हैं।
सरकार को कुछ एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड करती हैं कि वो जनता की भलाई के लिए काम कर सके। अगर उसके कामों में जन कल्याण के कामों में मौलिक अधिकार किसी भी प्रकार की बाधा बनते हैं तो वो जन कल्याण के कामों को करने के लिए मौलिक अधिकारों को थोड़ा बहुत सीमित कर काम कर सकती है, लेकिन हटा नहीं सकती, सीमित करेगी, थोड़ा कम कर देगी जिससे कि जनता का कल्याण हो जाए। लेकिन उसकी काम करने की नीयत क्या होनी चाहिए? जन कल्याण की, अपना हित नहीं। अगर उसकी नीति में जनता का कल्याण है तभी वो मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है, नहीं तो वो सीमित नहीं कर सकती। ये है आपका क्या? ये है आपका नीति निर्देशक तत्व। अभी आपको विस्तार पूर्वक मैं समझाता हूं। संविधान निर्माताओं को पता था कि स्वतंत्र भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसमें सभी नागरिकों में समानता लाना और सबका कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती थी। उन लोगों ने यह भी सोचा कि इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नीतिगत निर्देश जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही वे इन नीतियों को भावी सरकारों के लिए बाध्यकारी भी नहीं बनाना चाहते थे। ठीक है, संविधान में कुछ निर्देशक तत्वों का समावेश तो किया गया है, लेकिन उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई है। ये जान लो, आपके मौलिक अधिकारों को तो न्यायालय के द्वारा लागू कराया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अगर सरकार जनता का कल्याण करने के लिए कोई योजना नहीं बना रही है ना, तो उसके लिए आप जबरदस्ती सरकार पर दबाव नहीं डलवा सकते, ये बात जान लो। नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए आप सरकार का न्यायालय का दरवाजा नहीं खटका सकते हैं, पर मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आप न्यायालय की सर्वोच्च अदालत में भी जाकर दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये अंतर है, ये सबसे बड़ा अंतर है। किसमें? मौलिक अधिकारों में और नीति निर्देशक तत्वों में, कि मौलिक अधिकारों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्राप्त करने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती तो हम न्यायालय में जाकर यह मांग नहीं कर सकते कि उसे लागू करने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दे। इसीलिए कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। अर्थ यह है कि यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से ले। इसके अलावा वे ऐसा भी समझते थे कि जनता उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भावी सरकारों पर डालेगी। अंततः संविधान में ऐसी नीतियों की एक निर्देशक सूची रखी गई है। निर्देशकों की उसी सूची को राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। तो क्या है वो सूची? नीति निर्देशक तत्व क्या है, आइए जानते हैं। नीति निर्देशक तत्वों की सूची में 3 प्रमुख बातें हैं। क्या है 3 प्रमुख बातें? वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। पहली बात, वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, और वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। ये वो 3 बिंदु हैं जिन पर आपकी सरकार को काम करना है, पर इन्हें हम लागू कराने के लिए न्यायपालिका में नहीं जा सकते। हम सब एक लोकतांत्रिक प्रशासन में रहते हैं और लोकतांत्रिक प्रशासन में सरकार पर अपने आप एक उत्तरदायित्व रहता है जनता के कल्याण का। अगर सरकार जनता के कल्याण के लिए काम नहीं करेगी तो जनता अगली बार उसे नहीं चुनेगी। समझ में आई बात? तो इसीलिए सरकार पर बिना न्यायालय के द्वारा भी दबाव डलवाया जा सकता है, और वो होता है जन दबाव। जन दबाव वो दबाव है जो सबसे बड़ा दबाव है। तो जनता को अगर लगता है कि इस विषय पर सरकार को नीतियां बनानी चाहिए, इस विषय पर सरकार को काम करना चाहिए, तो सरकार अपने आप उस विषय पर काम करती है। तो नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम का प्रयोग तब होता है। समझ में आई बात? तब नीति निर्देशक तत्व सरकार को वो रास्ता मुहैया कराते हैं कि वो जनता के कल्याण के लिए अपनी तरफ से कुछ काम कर सके और जनता को बेहतर जीवन प्रदान कर सके। समझ में आई बात?
आगे सुनो। नीति निर्देशक तत्वों को देखने से आपको संविधान निर्माताओं की भारत की कल्पना का आभास होगा। समय समय पर सरकार के कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया। अनेक जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कई फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी मजदूरी निर्धारण, कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि इन प्रयासों को दर्शाते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के प्रयास में शिक्षा का अधिकार, पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना, रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम का सीमित अधिकार, स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की योजना आदि सम्मिलित है। ये सारी की सारी योजनाएं किसमें आती हैं? नीति निर्देशक तत्वों में। और ये जनता के कल्याण के लिए बनाई गई है। समझ में आई बात? ये जनता के कल्याण के लिए बनाई गई, जिससे कि जनता का कल्याण हो सके और जनता आगे बढ़ सके। समझ में आई बात? जनता आगे बढ़ सके और उनका काम हो सके। नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में संबंध, ठीक है, क्या है संबंध इनमें, ये भी जान लेते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जा सकता है। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। समझ में आई बात? मौलिक अधिकार खास तौर से व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, पर नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। समझ में आई बात? जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो एक व्यक्ति की बात करते हैं, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो पूरे समाज की बात करते हैं। जैसे मौलिक अधिकार सिर्फ किसकी बात करेंगे? पीयूष की बात करेंगे, लेकिन नीति निर्देशक तत्व किसकी बात करेंगे? पूरी क्लास की बात करेंगे। पूरी क्लास, पूरी 11वीं क्लास की बात करेंगे कि इस 11वीं क्लास के बच्चे कमजोर हैं और इनको एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए। समझ में आई बात? एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए। ठीक, तो नीति निर्देशक तत्व आप ये समझिए जन कल्याण की भावना रखते हैं, जन कल्याण की भावना रखते हैं और जनता के कल्याण को करने का सामर्थ्य अपने अंदर समाहित करके रखते हैं। लेकिन कभी कभी जब सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है तो वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकरा सकते हैं। बहुत बार हुआ है ऐसा। जैसे जमींदारी उन्मूलन कानून जब आया देश में, तो जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें थी तो उन्होंने न्यायालय में ये याचिका डाल दी कि ये हमारे मौलिक अधिकार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारी जमीनें हमसे छीन रहे हैं। पर भाई जब तक जमीनें नहीं छीनी जाएगी तब तक समानता कैसे आएगी? ये भी तो देखो ना। आपके पास इतनी जमीन है कि कोई कहने की बात नहीं, आप जोत भी नहीं पा रहे हो, फिर भी आपके पास इतनी जमीन है। और यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास इतनी भी नहीं है कि वो 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ कर सके। तो अगर उनको उस स्थिति से उठाना है तो आपसे तो कुछ लेना पड़ेगा ना, आपसे कुछ लेना पड़ेगा। और इसमें क्या है? इसमें जनता की कल्याण की भावना है। तो आप ये जान लो कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए अगर कभी कभी मौलिक अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाना पड़ जाए तो लगाया जा सकता है, क्योंकि मौलिक अधिकार एक व्यक्ति की बात करता है और आपके नीति निर्देशक तत्व एक समाज की बात करता है। तो समाज के लिए एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को न्यौछावर किया जा सकता है। ये बात जान लो भाई। लोकतंत्र में बहुमत चलता है, लोकतंत्र में बहुमत चलता है और जिसके तरफ बहुमत होता है वो काम अपने आप होता है। समझ में आई बात? ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यकों का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए, रखा जाना चाहिए। प्रयास तो यही किया जाता है कि सबको खुश करके काम चलाया जाए, सबकी सहमति से काम किया जाए, लेकिन संभव नहीं होता, हर बार संभव नहीं होता कि सबको सहमत किया जा सके। ठीक,
यह समस्या तब पैदा हुई जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला किया। इसका विरोध इस आधार पर किया गया कि उसे संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है, लेकिन यह सोचकर कि सामाजिक आवश्यकताएं व्यक्तिक हित से ऊपर है, सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान का संशोधन किया। इससे एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। कार्यपालिका और न्यायपालिका ने इस पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाया। सरकार की मान्यता थी कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके पीछे यह धारणा थी कि लोक कल्याण के मार्ग में अधिकार बाधक हैं। दूसरी ओर न्यायालय की यह मान्यता थी कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण और पावन हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए भी उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। तो ये बैटल चली किसके बीच में? आपकी कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में। फिर क्या होता है? फिर एक डिसीजन आता है जो सारी चीजों को सही कर देता है। तो इसने एक और भी जटिल वाद विवाद को जन्म दिया। वह संविधान के संशोधन से संबंधित था। सरकार का मत था कि संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है। न्यायपालिका का कहना था कि संसद कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशव नंद भारती मुकदमे में दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय से समाप्त हुआ। इसमें निर्णय देते हुए न्यायपालिका ने यह कहा कि संविधान की कुछ मूल ढांचागत विशेषताएं हैं और संसद उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। इसे हम 9वें अध्याय में संविधान एक जीवंत दस्तावेज में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यायपालिका ने बहुत ही सूझबूझ के साथ जन कल्याण की भावना को समझते हुए आपके संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया और ये सरकार को साफ साफ हिदायत दे दी कि भारतीय संविधान की एक मूल संरचना है, एक मूल ढांचा है और उस मूल ढांचे से हटकर आप काम नहीं कर सकते हैं। आप उस मूल ढांचे पे रहते हुए ही काम करेंगे और उस मूल ढांचे से हटने का प्रयास आप कदापि नहीं कर सकते हैं। ये बात आप समझ लीजिए। किसको कहा? न्यायपालिका को कहा। किसने कहा? न्यायपालिका ने किसको कहा? कार्यपालिका को, राजनीतिक कार्यपालिका को सख्त हिदायत दी कि आप संविधान में संशोधन करने की शक्ति है आपके पास, परंतु आप संविधान के मूल ढांचे में कोई संशोधन नहीं कर सकते। ये बात आप बखूबी समझ लीजिए। ये किसने कहा? न्यायपालिका ने। किसको कहा? कार्यपालिका को। समझ में आ गई बात? इसी के साथ यह अध्याय आपका यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।